नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास टेंथ की आज हम क्लास टेंथ की राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ेंगे। राजस्थान जीके की बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति और जिसका फ्रंट कवर है कुछ इस तरीके का। तो आप पहचान सकते हो ये बुक अभी 2021-22 का जो सिलेबस हुआ है जिसमें एनसीईआरटी इंक्लूड की है उसी के अंदर ऐड की गई है। इससे पहले राजस्थान अध्ययन नाम से बुक चलती थी। राजस्थान अध्ययन जो कि 4 पार्ट में थी, जिसका 9th 10th 11th 12th 4 पार्ट थे। चारों पार्टों में राजस्थान से संबंधित जानकारियां थी। अब दो ही बुक्स हैं, एक 9th में चलती है और एक 10th में चलती है। 10 आज अभी पहले 10th वाली शुरू कर रहे हैं, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो ये इसका बुक का नाम है। तो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। अब इसका पहला जो अध्याय है, इंडेक्स देखते हैं इसके। राजस्थान का इतिहास एक परिचय, ये तो पहले लेसन का नाम है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इतिहास का काल विभाजन मिलेगा, प्रागैतिहासिक राजस्थान, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, राजस्थान में धातु काल, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा, रियाड़, सभ्यता। इसके बाद में राजपूतों की उत्पत्ति मिलेगी। इसके बाद में प्रमुख राजवंशों का मिलेगा, गुइल वंश के बाद में ये सारी जानकारियां। कहने का मतलब लेसन नंबर जो 1 है उसमें राजस्थान की मोटा मोटी हिस्ट्री आ जाएगी पूरी। आप तो देख लो, जो भी आपके दिमाग में रिकॉल हो रहा है वो सारी चीजें, राव चुंडा, रणमल, इसके अलावा बीकानेर का राठौड़ वंश देख लीजिए आप, चाहे चौहान वंश देख लीजिए, शाकंभरी का, अजमेर का चौहान वंश, रणथंभौर का चौहान वंश देख लीजिए, इसके अलावा जालोर का चौहान वंश देख लीजिए, इसके अलावा बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष, कृष्णा कुमार, इस तरह लेके यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लेसन लंबा है। इसके 4-5 वीडियो बनेंगे। तो अपन पहला, फिर दूसरा लेसन है, छोटे छोटे हैं फिर तो ये राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। राजस्थान कंपटीशन में ये लगा के चलो कि 80% राजस्थान का पोर्शन ये अकेली ये बुक कवर करेगी। तो बहुत छोटे सी बुक में बहुत ज्यादा मटेरियल कवर होगा। इसी वजह से इस बुक को लेने का पहले इंटेंशन यही था कि पहले इसको ही लिया जाए। तो पहला लेसन अपन देखते हैं। ये देखिए इंडेक्स दे रखी है, राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय, ये राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, राजस्थान के उत्सव एवं त्योहार, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कला, स्थापत्य एवं शिल्प, लोक संगीत, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति। इसको देख के आपको कंफर्म हो गया होगा कि इसके बाहर कुछ भी नहीं है राजस्थान का। तो अभी आप पहला लेसन देखते हैं, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। इतिहास कहने का मतलब ये हिस्ट्री वाला जो भी पोर्शन है राजस्थान की हिस्ट्री का, वो लगभग लगभग 80 से 90% इसी में आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई 8-10% रहा तो उसके लिए अपने को 9th की बुक पढ़ लेंगे या फिर वो जो पुरानी वाली राजस्थान अध्ययन है वो देख लेंगे। शुरू करते हैं। 1949 ईस्वी में राजस्थान में एक बुक का कोई अस्तित्व नहीं था। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का कोई अस्तित्व नहीं था। क्योंकि 1949 में क्यों हुआ? क्योंकि 1947-48 में तो देश ही आजाद हुआ था। फिर 1950 में नया संविधान लागू हुआ था। तो जब तक तो ये रियासतें थी। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपुताना नाम का शब्द का प्रयोग किया। अब आपको यहीं से लिखना क्या है वो यहीं से शुरू कर लो। आपको इसमें क्या है कि लेंदी है तो इसमें छांट छांट के नोट्स किस तरह भाई 1800 ईस्वी हो गई, ये बात है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। 1949 तक राजस्थान नाम का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि ये आपको भी पता है कि 1949 तक मतलब रियासतें थी, तो रियासतों में राजस्थान कोई रियासत थी नहीं। तो राजस्थान में वैसे अलग अलग रियासतें, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। 1800 ईस्वी है तो 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या किया? जॉर्ज थॉमस ने जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दिया? राजपुताना। आप इस तरह कोडिंग लैंग्वेज में लिखो ताकि आपके बनाए हुए नोट्स सिर्फ आपको ही समझ आए। ये बुक पढ़ के अगर जब आप ये नोट्स बनाओगे तो ये आप ही को समझ में आएंगे कि ये क्या लिखा है। दूसरा आदमी तो ये सोचेगा पता नहीं क्या है।
लिख लिया। अब दूसरी बात देखो, इसके बाद 1800 ईस्वी में तो राजपूताना हो ही गया, सॉरी, इसके बाद 1829 ईस्वी में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसको एक बार छोड़ दीजिए, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। अब दूसरा जो है 1829 ईस्वी है, किसने? कर्नल टोड ने। जब अपन पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कर्नल टोड एक बहुत बड़ा इतिहासकार है, तो बार बार आएगा ये। इसने क्या लिखा, इसने इसका नाम क्या बताया, इसने बताया एक तो राजस्थान और एक राजस्थान। कहने का मतलब सर्वप्रथम राजस्थान सबसे कर्नल टोड ने ही पुकारा, ठीक है। बुक तो जॉर्ज थॉमस की भी है, कौन सी बुक में इसको राजपूताना कहा गया, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्नल टोड वाली बुक, जिस बुक में इसको ये नाम दिया गया, वो बुक अपने लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से, तो ये लिख लेते हैं अपन, एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। आपको करना क्या है, आपको अगर नोट्स को लेके कंफ्यूजन है तो जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखते चलो आप, तो या मैं लिख रहा हूँ या मैं हेडिंग कर रहा हूँ, मतलब जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसको लिखते चलो, बाकी छोड़ो। अभी अपने आप आराम से याद हो गया भाई, 1800 ईस्वी में तो जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपूताना कह दिया, 1829 ईस्वी में इसको कर्नल टोड ने राजस्थान या राजस्थान कह दिया। मुख्य रूप से यही आता है प्रश्न की सर्वप्रथम राजस्थान को राजस्थान नाम किसने दिया, तो 1829 में कर्नल टोड ने दिया, और इसका नाम है एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसको आप 2-3 बार लिखोगे बिना देखे तो ये याद हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद जब प्रदेश, इस प्रदेश में विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। ये बात आपको अच्छे से जब समझ आएगी जब अपन इसका एकीकरण पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये याद रख लो कि 30 मार्च 1949 को, समझ रहे हो भाई, 1900 ये बात यहाँ क्यों लिखी थी, भाई 1949 वाली बात यहाँ क्यों लिखी थी, क्योंकि 1949 से पहले राजस्थान का कोई नाम था ही नहीं। जब एकीकरण शुरू हुआ, एकीकरण आजादी के साथ ही शुरू हो गया, 1947 में 15 अगस्त 1947 को आजादी हुई, उसी के साथ ही रियासतों का एकीकरण शुरू हो गया। फिर जब 1949 आते आते थर्ड जब वो हुआ, एकीकरण का चरण आया, तो 30 मार्च 1949 को जो थर्ड चरण आया, इसमें इसका नाम राजस्थान रख दिया। इससे पहले इसका नाम पूर्व राजस्थान, राजस्थान संघ, इस तरह से चल रहा था। तो 30 मार्च 1949 को अपन राजस्थान दिवस भी बोलते हैं, 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई तो ठीक, अदरवाइज एकीकरण में ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये 30 मार्च को ही क्यों रखा, क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चरण आएगा तो ऑटोमेटिक ही थर्ड चरण में बनते बनते, थर्ड चरण में जब जयपुर इसमें विलय होगा तो ये अपने आप ही राजस्थान नामकरण हो जाएगा इसका, और फिर उससे आगे फिर ये राजस्थान नाम से ही पुकारा जाएगा। बहुत पहले 1829 में, लगभग 120 साल पहले, कर्नल टोड ने हालांकि पहले ही राजस्थान शब्द का उल्लेख कर दिया था अपनी बुक में, लेकिन मतलब वैधानिक तौर पे इसका नाम 23 मार्च को ही आया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, प्राचीन जो साहित्य लेखन की जो किताबें हैं, अभिलेख हैं, उनमें तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे दक्षिणी भाग है उदयपुर वाला, उसको मेवाड़ बोला गया है, उत्तरी भाग है बीकानेर वाला, उसको जांगल देश बोला गया है, इसलिए सबका अलग अलग है। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, और कुछ क्षेत्र वहां बसी जातियों के नामों के आधार पर जाने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नीचे की साइड में जैसे आप ये भीली क्षेत्र है, भीली आदिवासी एरिया, तो इसको भीलवाड़ा इसी के नाम पर पड़ा है। तो ये इसी तरह से जहां जिस तरीके का रहा उस तरीके का ही नाम दे दिया गया, ठीक है। अब जैसे कोटा बूंदी बारा है, तो ये मतलब हाड़ाओं का क्षेत्र, तो ये हाड़ोती बोल दिया गया। उसी तरह उत्तर की साइड में गंगानगर, हनुमानगढ़ हैं, ये सारे मतलब पीछे कहीं ना कहीं इनका ऐतिहासिक परिचय रहा है। राजस्थान के क्षेत्रों के नामों जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख, भाई राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, जैसे एक तो मरु, धनु, जांगल
मत्स्य और सूरसेन आदि क्षेत्र हैं। अब जब इनको महाजनपद वाला टॉपिक करेंगे, महाजनपद जो टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का, वो जब करेंगे तो ये सारे के सारे जनपद रहे हुए हैं तो ये अपने आप ही आ जाएंगे। अब जैसे आगे इनका थोड़ा सा विस्तार दे भी रखा है, जैसे मरु और धनुआ दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया गया, जो कि राजस्थान के पश्चिमी साइड में जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर का जो क्षेत्र है उसको अपन अभी भी मरुस्थल बोलते हैं। मरुस्थल तो है ही, रेगिस्तान है, तो इसी को मरु बोल दिया, मरुभूमि या फिर धनुभूमि, धनुभूमि रेतीला। ठीक है, जोधपुर पहले मरु, फिर मरुवार और कालांतर में इसको मारवाड़ कह दिया गया। तो जोधपुर का नाम जैसे आपको अभी भी मैंने बोला है कि उदयपुर को मेवाड़ कहा गया, उसी तरह जोधपुर को शुरू में तो मरु कह दिया, अभी आपको बताया है, धीरे धीरे इसको मरुवार बोल दिया और अपभ्रंश होते होते ये मारवाड़ बन गया। समझ आ रहे हो, और अभी जोधपुर को मारवाड़ भी बोलते हैं। जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां समी, कैर या पिल्लू आदि होते हैं। समी क्या होता है? समी होती है खेजड़ी, इसका खेजड़ी का स्थानीय नाम समी है। कैर अपने को पता ही है। पिल्लू एक होता है जाड़, जाड़ वृक्ष पे जो फल होता है उसको पिल्लू बोलते हैं। तो कैर, जाड़ और समी खेजड़ी के वृक्ष जिनकी जहां दिखता है वहां पे, तो ये कहाँ दिखता है? ये बीकानेर के दक्षिणी भाग में है ना, बीकानेर के दक्षिणी भाग में इनके यहाँ दिखता है, और वहीं पे बीकानेर के दक्षिणी भाग को जंगल बोला गया है। ठीक है, जंगल देश बोल दिया, जिसका बीकानेर और नागौर के आसपास, यही बता दिया ना उन्होंने भाई, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जंगल देश कहलाता है। क्यों कहलाता था? क्योंकि यहाँ पे समी, कैर और पिल्लू के वृक्ष अधिक है। ठीक है, मत्स्य जिनका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। मत्स्य जो था, मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर, जो कि अभी वर्तमान में जयपुर का ही एक भाग है, जयपुर का ही एक भाग है। ये अलवर भरतपुर साइड में है, जयपुर की जो अलवर भरतपुर साइड में जो सीमा है वहां पे विराटनगर नाम की इसकी जगह है, और इसकी राजधानी आपको बताई दी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग सूरसेन। अब धौलपुर और करौली, एक्चुअली सूरसेन जनपद जो था ने वो वर्तमान यूपी में था, लेकिन जो धौलपुर करौली है, धौलपुर करौली, वो भी तो यूपी से सीमा बनाते हैं, यूपी के टच में ही तो हैं। तो इस चक्कर में सूरसेन के कुछ भाग धौलपुर और करौली का क्षेत्र आ जाता है, पूर्वी भाग। ठीक है, ये भी एक प्राचीन राज्य है। महाभारत में इनका भी उल्लेख मिलता है। अब महाभारत में कौन कौन से राज्यों उसका मिलता है? एक तो मत्स्य का मिलता है, मत्स्य का कोई मिलता है, पांडव विराटनगर में अपना अज्ञातवास बिताया था। ठीक है, तो उस चक्कर में एक मत्स्य हो गया, एक ये सूरसेन जनपद हो गया। जब अपन महाजनपदों का जिक्र करेंगे तो अब एक बार फिर से पढ़ने को आएगा कि ये जनपद क्या है क्या नहीं है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र, भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, जैसे कि माई नदी के आसपास का क्षेत्र, माई नदी कहाँ है? बांसवाड़ा में है। तथा प्रतापगढ़ का भूभाग, भाई माई नदी कहाँ है? ये यहाँ से के इस तरह से निकलती है, तो ये प्रतापगढ़ हो गया, ये बांसवाड़ा, तो यहाँ का जो क्षेत्र है ना, यहाँ का, इसको बोला जाता है काठड़। काठर क्यों बात बोला जाता है? क्योंकि यह क्षेत्र माई नदी के किनारे, किनारे को काठा ही बोलते हैं, किनारे को, किनारे को काठा, काठा भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि किनारे की जो भूमि है, नदी के किनारे की जो भूमि है वो अपने आप में खड़कपन लिए हुए होती है, तो उसको काठी भूमि बोलते हैं। उस हिसाब से माई नदी के कांठे पर स्थित है, इसीलिए इसको काठल बोलते हैं, और इसी के कारण माई नदी को काठल की गंगा भी बोलते हैं, इसका उपनाम ये भी है, जो कि अपन जब अपवाह क्षेत्र पढ़ेंगे तो इसमें आ जाएगा। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग। अब देख इसका जो, ये जो है ना, माई नदी के आसपास का जो भाग है, समझने की कोशिश करना, ये हो गई माई नदी। अब इसमें माई नदी के जो ये वाला भाग, ये वाला भाग इसके आसपास, ये तो हो गया काठल। लेकिन इस तरीके का ये जो ये वाला भाग है ना,
ये 56 गांव है, इनमें 56 गांव है, मैदानी क्षेत्र है, तो इसको बोलते हैं 56 का मैदान। ठीक है, ये होगा 56 का मैदान। अब आपको नोट्स क्या बनाने हैं, नोट्स जो मैंने ये लिखा है ना डायग्रामेटिक रूप से, इसी को आप नोट्स में अपने फेयर में लिख लेना, मैंने रफली पढ़ाया है आपको, तो आप इसको फेयर कर लेना। ठीक है, भैंसकुरोड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र उपरमाल कहलाता है। अब अपने नए नए क्या क्या नाम आ गए, एक तो आ गया काठल, एक आ गया 56 का मैदान, एक आ गया उपरमाल। अब कंफ्यूज होने की जरूरत है, काठल का कौन सा है, काठल आप वैसे मत समझो इसको, काठल ये माई बना के, और आप इसको इस तरह से कैसे डायग्रामेटिक करो कि माही नदी का किनारे का भाग, माही नदी के किनारे का भाग। 56 का मैदान बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच, 56 गांवों का समूह, 56 गांवों का समूह। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण आ गया उपरमाल, भैंस रोडगढ़। अब जब अपन डिस्ट्रिक्टों का नॉलेज लेंगे, आपकी एक क्लास सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की करवाई जाएगी, जिसमें आपको राजस्थान के पूरे डिस्ट्रिक्ट मतलब सिक्वेंशियल याद करवाए जाएंगे कि सीमावर्ती कौन से हैं, मध्यवर्ती कौन से हैं, सर्वाधिक सीमा कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाता है, राजस्थान के आस चारों ओर कौन कौन से स्टेट सीमा बनाते हैं, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। तो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा कि भैंसरोडगढ़ पड़ता है चित्तौड़ में, और बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में, बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। इन दोनों का जो मध्य का भाग है उसको उपरमाल बोलते हैं। ठीक है, उपरमाल। अब जब अपन बिजोलिया आंदोलन पढ़ेंगे ना, तो उपरमाल पंचकोट कई चीजें आएंगी, जब ये रिकॉल होना चाहिए आपके कि बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच का जो भाग है ना, उसको उपरमाल बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी जब आप आगे किसान आंदोलन पढ़ेंगे, इसके बाद में उदयपुर के आसपास, उदयपुर के आसपास को पहाड़ियों की अधिकता के कारण इसको गिरवा बोला गया। अब अगला जो गिरवा, गिरवा जो है ना, उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ियों का भाग, उदयपुर की तस्तरी नुमा, इसकी ये लैंग्वेज आ जाती है कभी कभी, तस्तरी नुमा पहाड़ियों का भाग, क्योंकि उदयपुर इस तरह से बसा हुआ, यहाँ पे बसा हुआ है, यहाँ चारों तरफ पहाड़ियां, और फिर इस तरह से एक कटोरी नुमा बन जाती है, तो ये तस्तरी नुमा पहाड़ियां, इसको गिरवा बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा क्या हो गया, ये चार नाम आपको इंपॉर्टेंट ही हैं और इनमें आते ही रहते हैं अक्सर के सर। इसके अलावा जैसे सिरोही के तीवर डाल वाले क्षेत्र को, सिरोही का तीवर डाल वाला क्षेत्र, तीवर डाल वाला क्षेत्र, इसके अलावा भील आबादी वाला क्षेत्र, भील आबादी वाला क्षेत्र, ये चीजें सारी गाइडों में दी गई हैं। तो ये चीजें जब आपको ये याद हो जाएंगी, और आपको ऑप्शन में पता चलेगा भाई ये और ये इनकी डेफिनेशन पता है, इनके अलावा कुछ भी आएगा तो इधर से आप कर लोगे। अब जैसलमेर का प्राचीन नाम दे रखा मांड, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम देखा बागड़। अब ये तो होगा बागड़ बिना टिमकी वाला, अब जैसे बांगड़ हो जाता है ना, वो शेखावाटी का हो जाएगा। ठीक है, इनमें माइनर अंतर है, प्रश्न गलत हो जाता है, ध्यान से नहीं देखते हैं तो। इससे पहले आपको बता दिया कि कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती बोला गया है, सिक्कर झुन्नो चूरू का जो क्षेत्र है उसको शेखावाटी बोला गया, शेखावाटी को बांगड़ बोला गया। समझ गए, ये हो गई इतिहास की जो प्राचीन नाम को लेके जो प्रारंभिक जानकारी है ना, ये आ गई कि राजस्थान का नाम क्या था। इसके अलावा राजस्थान के अंतर्गत जो रियासतें थी उनका नाम अलग अलग तरीके से क्या था। अब देखें इतिहास का काल विभाजन, मोटे तौर पर मानने हो कि संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया। मोटे तौर पर कौन कौन से काल विभाजन में, प्राग युग, प्राग ऐतिहासिक अपन बोलते हैं ना, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा ऐतिहासिक। प्राग का मतलब प्राचीन, आद्य का मतलब मध्यकालीन, और ऐतिहासिक का मतलब जो अब से पहले का, भाई वर्तमान तो कैसे हो सकता है लेकिन जो आधुनिक इतिहास है। समझ रहे हो बेटा, भाई उसमें नहीं आता क्या,
भाई अपनी पूरी हिस्ट्री जब अपन पढ़ते हैं तो इसी तरह से तो पढ़ते हैं, एंसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तो वही है ये भाई, प्राचीन और मध्य आधुनिक। ठीक है। अब प्राग युग के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अब देखो, अब इसकी आप एक चार्ट टाइप कुछ बना लीजिए या तो सुविधा के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे कुछ इस तरीके का बनाना, यहाँ प्राग लिख लेना, यहाँ आद्य लिख लेना, और यहाँ पे ऐतिहासिक लिख लेना। अब जब लिखित साक्ष्य की बात आएगी ना, राइटिंग मैटर की, तो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप इधर लिखित साक्ष्य, इधर वाली कॉलम में लिखित साक्ष्य लिख के अब देख लो, इस तरीके के आप शॉर्ट में चार्ट बनाओगे तो कुछ ज्यादा समझे। यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहे, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। समझ आ गई भाई, लिखित साक्ष्य नहीं है तो लिखना आता ही नहीं था। आद्य युग की संज्ञा उस काल को दी जाती है जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते तो थे किंतु अस्पष्ट थे, जिसको अभी पढ़ना संभव ना हुआ हो। ये मिलते तो थे लेकिन इनको पढ़ नहीं सकते थे। यहाँ मिलते भी नहीं थे, पढ़ भी मिलते नहीं थे, तो पढ़ने न पढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ मिलते तो थे लेकिन पढ़ने में असमर्थता थी। इसके बाद ऐतिहासिक युग उस काल को कहा जाता है जिसके इसमें सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। अब जैसे साहित्यिक लेखन आ गया, इसमें आराम से लिखे हुए भी मिले हैं, उनको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, अपनी भाषा में है वो। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं। भाई किस तरह से, जिस तरह से अपन पढ़ रहे हैं ना, भाई पढ़ पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे। जैसे प्राक युग है, तो प्राक युग को अपन क्या क्या बोल सकते हैं कि ये युग सृष्टि के प्रारंभ से, भाई जीरो जहां से सृष्टि थी ना, वहां से लेके हड़प्पा सभ्यता तक तो थे ये वाला। हड़प्पा सभ्यता से पहले का अपने पास लिखित में कोई साक्ष्य नहीं है। अब जो आद्य युग है, आद्य युग आ रहा है हड़प्पा सभ्यता से लेके, यहाँ से लेके 600 ईस्वी पूर्व। अब ईस्वी और ईस्वी पूर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन जब हिस्ट्री वाली क्लास देखेंगे उसमें आपको क्लियर कर देंगे। ये हो गया। अब तीसरा आ गया ऐतिहासिक युग, 600 ईस्वी पूर्व से लेकर यहाँ से लेकर वर्तमान तक, प्रेजेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, इससे पहले का ये है ही। ठीक है, ये इस तरीके से 3 विभाजन हो गए। अब आपको समझ में आ गया वह युग जिसमें लिखित साक्ष्य मिले तो सही लेकिन पढ़ने में नहीं आए, तो आधे। और बिल्कुल पुराना था जिसमें ना तो मिले और ना पढ़े गए, भाई मिले ही नहीं तो पढ़े कहां से जाएंगे। और ऐतिहासिक साक्ष्य वो गए जिसमें मिले भी पढ़े भी गए। अब सबसे पहले अपन देखते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक कौन सा है? पहले वाला, जिसमें साक्ष्य मिले भी नहीं और पढ़े भी नहीं गए। तो उनके बारे में क्या क्या है? ये सभ्यता जो प्राग ऐतिहासिक सभ्यता है ना, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता वैसे तो क्या होगी, यही कि भाई प्राग ऐतिहासिक समय में किन किन किस तरह से मानव निवास करता था। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। पर बहुत पहले आने मानव इतना विकास तो हुआ नहीं था, तो बस वो उसका पेट भरने का जरिया रखता था कि भाई नदियों के आसपास पानी रहेगा, पानी के आसपास पेड़ पौधे रहेंगे तो कंदमूल भी वहीं से मिल जाएंगे, अपने को मांस वगैरह का जुगाड़ भी हो जाएगा। तो वो ज्यादा दिमाग पे वो लेता ही नहीं था। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता के अनुसार सैकड़ों वर्षों पूर्व इस मरुभूमि में समुद्र विद्यमान था। जब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये आएगा कि थार के मरुस्थल में, मरुस्थल से पहले क्या था, तो मरुस्थल से पहले तैतीस सागर था, जो कि एक ज्योग्राफी का हिस्सा है। अगर इसको यहाँ पर समझाने लगा तो फिर ये लेंदी हो जाएगा, तो अपन ज्योग्राफी में इसको देख लेंगे। और सरस्वती तथा दृष्टि नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। जब सरस्वती है वो तो विलुप्त हो गई, सरस्वती नदी है वो तो विलुप्त हो गई। आजकल जो एक नीचे अभी भी वैज्ञानिकों का मानना है कि मरुस्थल के भूगर्भ में अभी भी एक वो नदी बह रही है जिसको सरस्वती, जो दृष्टि नदी है, ये घग्गर का ही प्राचीन नाम है, घग्गर का ही दूसरा नाम, जो कि अभी भी गंगानगर हनुमानगढ़ में बारिश के दिनों में आती है। यह स्थिति मानव के लिए सर्वथा थी। भाई मानव के लिए आराम से नदियां आती थी मीठे पानी की, समुद्र था ही, तो कहीं कोई खाने पीने की दिक्कत थी नहीं। यह कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। भाई इसीलिए ये जो साक्ष्य मिल रहे हैं ना, भाई मरुस्थल से पहले समुद्र नदियां थी, उस हिसाब से अपन एक अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ भी मानव सभ्यता पनपी थी।
मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य के पास इसके अलावा किसी धातु का नॉलेज नहीं था। पाषाण काल, पाषाण मनुष्य पत्थरों से टकराकर आग वाग उत्पन्न करना, उसी से अपना खाना पकाना, ये सारी चीजें करता था। इसे 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण। अब जो पाषाण काल किसको बोल रहे हैं? प्राग ऐतिहासिक को बोल रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का अपन दूसरा नाम पाषाण काल भी बोल सकते हैं। और इसी का ही अपन 3 विभाजन कर पा रहे हैं, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। ये तीनों चीजें हो गई। अब पूर्व पाषाण काल क्या है? राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। भाई पहले जमाने में जब लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है तो ज्ञात कहां से होगा? यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। एक जो पत्थरों का जो क्वालिटी मिली है, क्वार्टजाइट पत्थर मिले, उनसे एक आइडिया लगा रहे हैं मोटा मोटा कि 1.5 से 2 लाख साल पहले यहाँ पे कोई मानव पनपा था। 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर में इंद्रगढ़ में पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन मूर्ति खोज निकाली। जैसे 1870 में क्या है, सीए हैकेट एक भूगर्भ शास्त्री था जिसने पाषाणकालीन मूर्ति निकाली। कहां से निकाली? सर्वप्रथम जयपुर, एक तो जयपुर से, एक बूंदी से पाषाणकालीन मूर्ति लगाई, जिससे ये आइडिया मिलता है कि यहाँ पे मनुष्य का जीवन तो था। 1870 की बात हो रही है। अभी अभी अपन ने जब कर्नल टोड की जो वो जिक्र किया था तो वो हुई थी 1829 की बात, यानी कि कर्नल टोड की बुक तो इससे भी पहले ऐसी है कटवाले, इससे पहले कर्नल टोड ने राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कर दी थी अपनी बुक में। तो हस्तकुठार मतलब हाथ से बनाई हुई मूर्ति मिली है। तो हाथ से बनाई हुई मूर्ति मिली, नो डाउट मानव था, क्योंकि बिना मानव के तो ये चीज संभव नहीं है। उस समय पश्चात सेंटकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोजे हैं। एक दूसरा जो ये जो क्या बोलते हैं भूगोल शास्त्री था, इसने सेटनकार नाम से एक झालावाड़ में भी उपकरण खोजे हैं, झालावाड़ में भी उपकरण खोजे हैं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको हटाई दो। ये याद रख लेना कि 1870 में सीए हैकेट ने एक मानव निर्मित पाषाण मूर्ति प्राप्त की। मैं आपको यहाँ पे रनिंग राइटिंग में इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपका थोड़ा फास्ट हो सके, अदरवाइज मैं फेर करने लग जाऊंगा तो आप बोरिंग हो जाओगे कि काफी लंबा टाइम लग रहा। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली। अब आपको ये बात याद रखनी है, भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। डेक्कन कॉलेज पुन्ना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्र आदि विज्ञानियों ने राजस्थान में पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। अब ये देखो कई नाम आ गए यहाँ पे, जैसे वीरेंद्र नाथ मिश्र है तो वीएन मिश्र बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इनका क्या है कि ये दक्कन कॉलेज पुन्ना से पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया है कि राजस्थान पुरातत्व को ज्वाइन करके एक ही जो आर.सी. अग्रवाल हो जाते हैं, ये आगे जब अपन सभ्यताएं पढ़ेंगे तो इनके नाम फिर से आएंगे। तो एक बार अब जहाँ यहाँ नाम देखे हुए होंगे तो आपको ये हार्ड नहीं लगे। इसके अलावा ये डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा, ये तीनों चारों जो भी ये पुरातत्ववेत्ता हैं, इन्होंने कुछ पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति को ढूंढने का बेहतर प्रयास किया। इनके प्रयत्नों के से राजस्थान में अजमेर, ब्यावर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हैं। यह बात अपन ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि भद्रसदौती और जो सरस्वती नदी है उसके मतलब प्रमाण की साक्षी यही है कि पाषाणकालीन संस्कृति यहाँ पे पनपी है। और तो संभव सी बात है कि इनकी जो पाषाणकालीन संस्कृति है,
सभ्यता जो भी है वो आसपास में चंबल और इन नदियों के आसपास ही तो प्रफुल्लित हुई मिलेगी। इसलिए इनको इस तरीके से देख लेते हैं कि चंबल के पास पास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, बनास के आसपास। तो अपन जब सभ्यता पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी कि अजमेर से पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता के कौन कौन से स्थल मिले हैं। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी आलिंचन को है। ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बी आलिंचन। जब अपन जालोर की सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें ये ढूंढेंगे भी कि बी आलिंचन ने जालोर से क्या ढूंढ के दिया। तो ये जालोर हो गया। अब अपने मुख्य रूप से नाम तो तीन ही आए हैं पुरातत्व वेताओं, एक तो आया सी ए हेक्टर, एक आया बी आलिंचन, एक सेटन का जिसका संबंध झालावाड़ से है। बी आलिंचन का संबंध जालोर से है और जो सी ए हेकट का संबंध है वो जयपुर बंदी से है। ठीक है, इससे उपरोक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। अब जैसे इससे प्रश्न क्या बन रहा है कि पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र निम्न में से नहीं है। पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र निम्न में से नहीं है। तो ये पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अजमेरी, लिख लो अजमेर। दूसरा हो जाएगा अलवर। तीसरा हो जाएगा चित्तौड़। और जैसे चौथा कर दिया डूंगरपुर। तो ये चौथे वाला अपने आप में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखो अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक। अब आप समझने की कोशिश करो कि ये जो क्षेत्र है ना ये राजस्थान के कौन से भाग का है। जैसे ये हो गया, ये हो गया राजस्थान अपना। ऐसे कच्चा सा ही मैप बना है, ये देखो। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, सॉरी, इसको अपन थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ज्यादा ही बड़ा बन गया है। अब देखने की कोशिश करो कि लोकेशन क्या क्या है। अजमेर, अजमेर बीच में है। अलवर यासिक है। चित्तौड़ नीचे की साइड में है। भीलवाड़ा इसके पास में है। जयपुर यहाँ पे है। झालावाड़ यहाँ पे है। जालोर यासिक है। जोधपुर यासिक है। पाली यासिक है। टोंक, टोंक जयपुर के नीचे है। ऐसे करके ये मध्यवर्ती जो राजस्थान है, समझ रहे हो, मध्यवर्ती जो राजस्थान है ये इसमें पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो आपको मोटा मोटा यही ध्यान रखना कि मध्यवर्ती जो भी जिले हैं ना सारे के सारे ही लगभग इसके पूर्व पाषाण काल के उदाहरण है। अब मध्य पाषाण काल देखते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या है, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक बोल दो चाहे पाषाण काल बोल दो, मध्य पाषाण काल रहा है। पहली कड़ी तो हो गई पूर्व पाषाण। अब दूसरी में पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का जैसे कि जोधपुर, सॉरी जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी राजस्थान हो गए, क्योंकि इन्हीं में लूणी निकलती है। लूणी के आसपास का जो क्षेत्र है ना मध्यवर्ती वही होगा। इसके अलावा चित्तौड़ की बेरच नदी, बेरच नदी इस चित्तौड़ ऊपर वाले में भी आया था, लेकिन चित्तौड़ का बेरच नदी है ना वो नीचे की साइड में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तो वहां पे। इसके अलावा विराटनगर से मध्य पाषाण, विराटनगर जो जयपुर वाला है, अभी आपने पीछे जिक्र किया था, मत्स्य नगर की राजधानी थी। तो यहाँ से मध्य पाषाणकालीन मिले। अब क्या क्या मिला, इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे। भाई जो पूरे पाषाण काल के थे उनमें कौशल इतना था नहीं, वो ऐसे एक रफली मतलब थे, मतलब उपकरण थे वो। इनमें यहाँ पे थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ी है। ये उपकरण जिसमें एगेट, सर्ट, कोरलेन, क्वार्टजाइट, कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने। ये पाषाणों के प्रकार हैं जो कि अपने आप में ये पूछ सकते हैं निम्न में से भिन्न है। तो ये यहाँ पे देखिए कोई धातु का नाम दे देंगे तो आपको ये रहे, जिनमें ब्लेड, इरेगुलर, ट्राइंगल, क्रेसेट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है।
जो उपकरण मिले उनके नाम है ये भाई। जैसे ब्लेड हो गई, तो ब्लेड का किसी काटने को लेके, अभी ये तो है नहीं अपनी विल्किंसन जैसी ब्लेड, कुछ इस तरीके का हो गया तो इसको ब्लेड बोल दिया। ऐसे ही स्क्रेपर, स्क्रेपर स्क्रू टाइप कुछ ऐसा जो है। पॉइंटर, पॉइंटर कहीं छेद करने का। पत्थर के बने उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ क्यों कहा गया? क्योंकि ये छोटे हैं, उपकरण छोटे हैं, इसलिए इनको माइक्रोलिथ कहा है। तो आपको इसमें तो एक ही वोकेबलरी याद रखनी है कि जो मध्य पाषाणकालीन उपकरणों को किस नाम से जाना गया, तो इसको माइक्रोलिथ बोला गया। बाकी आपको यहाँ इनके चक्कर में पढ़ने ही नहीं है, जेस्पेरेट, क्वार्टजाइट, कल्चेडोनी, ये जो पढ़ने में नहीं आ रहे वर्ड, तो इनको वैसे क्या क्या याद करेंगे, तो इनको आप हटा ही दीजिए आप अपने इसमें से, ठीक है। अब आपको एक तो ये याद रखना है, मध्य पाषाणकालीन जो था वो किस किस एरिया में था। वो एक तो लूनी के आसपास था, एक बेड़ज के आसपास था, एक विराटनगर में था। बेड़ज के आसपास कहाँ था? चित्तौड़ में था। लूनी के आसपास कहाँ था? जैसलमेर, बाड़मेर में था। और ये इस तरह से वो हो गए। अब उत्तर पाषाण काल, भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ। अब जो मध्य पाषाण काल है, वो मध्य पाषाण काल आ गया अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, चित्तौड़, जोधपुर। लगभग वो ही का वो ही जो पूर्व पाषाण काल में थे, वैसा का ही वैसा एरिया, लगभग लगभग जैसे अजमेर था, जयपुर था, और चित्तौड़ था, और जोधपुर भी था। इसके अलावा ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, उदयपुर नहीं था। ये सारी चीजें थी। तो आपको ये दो तीन डिस्ट्रिक्ट और ऐड कर लेने। इन डिस्ट्रिक्टों के बारे में इतना कोई माइनर क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, फिर भी आपको इस बुक में है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो आपको देख लेना कि अजमेर, नागौर, नागौर सीकर तो शेखावाटी के पार्ट हो ही गए, सॉरी जूनियर सीकर तो। नागौर थोड़ा सा अलग है, वो जो कि फ्लोराइड पट्टी, कुपड़ पट्टी का है। जयपुर इसमें आएगा, इसलिए मैं उदयपुर और ऐड कर लेना इसमें, क्योंकि चित्तौड़ है तो चित्तौड़ के उत्तर पाषाणकालीन उपकरण जिसमें भीलवाड़ा के बागौर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से पूर्ण। अब इसमें इनको याद करने की बजाय एक तो बागौर, भीलवाड़ा याद कर लेना उत्तर पाषाण काल के एग्जाम्पल के लिए, और एक तिलवाड़ा बाड़मेर याद कर लेना। तिलवाड़ा बाड़मेर। एक जो तलवाड़ा है वो बांसवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। अब ये तो हो गया पाषाण काल। अब आ गया राजस्थान में धातु काल। धातु काल में क्या है कि तांबर पाषाण, तांबर है, तांबर कांस्य काल। तांबर पाषाण शुरुआत तो जब पाषाण से सीधा धातु में आएंगे तो तांबे की शुरुआत हुई थी। धातु में सबसे पहले तांबे का विकास हुआ था, तो तांबर पाषाण हो गया। तांबर एवं तांबर कांस्य काल, तांबर एवं तांबर कांस्य काल भी हो गया। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से तांबर पाषाण काल तथा तांबर काल के अवशेष मिले। अब जो जहाँ पे जिनके अवशेष मिले वो अपना देखते चलेंगे। जो कि तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश। राजस्थान के ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल, ताम्र पाषाणकालीन नहीं, सिर्फ ताम्रकालीन की बात हो रही है। प्राचीन गणेश्वर बिल्कुल पढ़ लेंगे, कालीबंगा पढ़ लेंगे, गिल्लुंड पढ़ लेंगे, आहट जाड़ोल पढ़ लेंगे, पिंड पांडलिया चित्तौड़ पढ़ेंगे, कोराड़ा पढ़ लेंगे, साबनिया पुगल पढ़ लेंगे, नंदालपुरा किरोड़ा चितवाड़ी पढ़ लेंगे, एलाना भी पर देखेंगे, बूढ़ा पुष्कर अजमेर देख लेंगे, कोल माहौली सवाई माधोपुर देख लेंगे, और मलाह जोधपुर देख विशेष रूप से उल्लेखनीय। अब आपको क्या करना है, तांबर काल लिख के, फिलहाल के लिए आपको तांबर काल लिख के इन सारी ही जो सभ्यताएं हैं इनके बारे में आपको एक ही, मतलब इनका नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखते चलना है। जैसे गणेश्वर हो गया तो गणेश्वर सीकर हो गया, कालीबंगा हो गया, कालीबंगा हनुमान। कल को जब डिफरेंस का प्रश्न आएगा निम्न में से ताम्र युगीन ताम्रकालीन सभ्यता नहीं है, तो इनमें से अलावा कोई सी भी, जैसे बागोर वाली दे दिया ये करके बागोर भीलवाड़ा कर दिया, तो फिर ये अपने आप में पाषाणकालीन हो जाएगी, समझ के। अब जैसे धातु काल में सबसे पहले तांबर काल आ गया, अब लोहा काल आएगा। तांबर और कांस्य काल के बाद भाई तांबर पाषाण बहुत थोड़ा सा आया, जैसे इसको भी मान सकते हैं अपन तांबर का। तांबे कांस्य में कोई खास आया नहीं। तांबर काल में अपन ने जरूर देख ली। अब तांबर के बाद में लोहा काल, लोहा काल इनसे बाद में आ रहा है। तांबर और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और इसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटिया, क्योंकि जब लोहे का विकास हो गया तो एक ऑटोमेटिक ही वो विकास की गति बढ़ गई। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया।
भाई हर चीज को पहले कृषि उपकरण बनते थे पत्थरों के, तांबे का इतना पॉसिबल नहीं था। अब जब ये वो लोहा आ गया तो जल्दी जल्दी बने। अब लोहा काल में जो एग्जाम्पल है वो आप देख लीजिए। लोहा कालीन लिखे, एक तो नोए भरतपुर, एक जोधपुरा जयपुर, एक सुनारी झुन्नूर और रेड टोंक, चार ही हैं। तो आपको इनको लिख ही लेना है लोहा कालीन। एक तो नोए भरतपुर, एक जोधपुरा जयपुर, एक सुनारी झुंझुनू और एक रेड टोंक, ये चार जो अपनी सभ्यता हैं ये अपने लोहा काल की हैं। इसके अलावा जयपुर की देखो, नंदलालपुरा, किरोड़ा, चितवाड़ी। जोधपुरा से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये जोधपुर की है, नहीं नहीं, जयपुर की है ये। ठीक है। लोहे संस्कृति के समय अनेक हथियार और उपकरण मिले, क्योंकि अपने आप ही लोहे का विकास हो गया। लोहे से हथियार बनाना थोड़ा सुगम होता है, इसलिए लोहे से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के प्रारंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। भाई नोए जो है ना, सब सर्वप्रथम नोए भरतपुर से प्राप्त हुए, जिससे यह आइडिया होगा कि अब यहाँ से लोहे काल प्रारंभ है। जोधपुर तथा सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियां मिले। जोधपुरा जो जयपुर में है और सोनारी जो झुंझुनू में है, इनसे ये पता चला है कि लोहे गलाने की भट्टियां मिले हैं, ताकि अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले। रेड टोंक को तो लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई। भाई रेड टोंक में अच्छा लोहा मिला है काफी मात्रा में, इसलिए इसको वो कर दिया, लोहे की वो राजस्थान का टाटा नगर बोल दिया। भाई टाटा नगर अपने आप में, टाटा वही तो है लोहे का प्रमुख उत्पादक। लोहा काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मर्दबान संस्कृति, तो मर्दबान संस्कृति आ गई, बर्तनों तक पहुंच गई बात। भाई मिट्टी के बर्तन आने शुरू हो गए। तो उदय इस संस्कृति का अवशेष विराटनगर और जोधपुरा, जो यहाँ लोहे का मिला था ना, वहीं सुनारी नौ आदि स्थानों पे मिले हैं। विराटनगर नया है। इस संस्कृति का उदय 600 ईस्वी पूर्व हुआ। इसके पश्चात भारतीय इतिहास में राजस्थान का इतिहास का भी प्रागैतिहासिक रूप युग प्रारंभ हो गया। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी प्राग ऐतिहासिक युग प्रारंभ हो जाता है। अब 600 ईसा पूर्व है ना, 600 ईसा पूर्व का मतलब ये हो जाता है कि प्राग तो गया सो गया, आधे इतिहास भी लगभग लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि 600 ईसा पूर्वी तक की अपन ने सभ्यताएं देख ली। तो अपन ने क्या क्या देखा था प्राग में, तो यही देखा था कि इस शुरू से लेकर हड़प्पा तक, और हड़प्पा से लेकर 600 तक अपन ने आधे देखा था, फिर आधुनिक देखा था, या ऐतिहासिक मान सकते हो। इस तरह से ये अपने इतिहास का काल विभाजन हो गया। एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा कनिष्ठ टॉपिक है तो 2 बार देख लेना। एक बार इसको डायग्रामेटिक रूप से लिख लेना, और फिर जो लिखे हुए को एक बार और पढ़ लेना। धन्यवाद। कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यताएं, राजस्थान की प्राचीन